गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सबसे पहले फिर से एक बार आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह आजकल होली का समय है, तो होली के दिनों में लोग बहुत दबा दबा के खाना खाता है और दबा दबा के खाना खाने से भी पेट आजकल बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट पेट को ठीक करने के लिए और किस तरह का डायरेक्ट पेट रहेगा तो किस किस तरह का डायरिया हो सकता है, तो हम लोग का टॉपिक जो होगा वह डायरिया का होगा। आज डायरिया से बचाव कैसे करेंगे, खाना पाना में परहेज कैसे करेंगे, डायरिया होता क्या है, लक्षण क्यों क्या है। देखिए, ये इस समय क्या है कि गर्मी के दिनों में डायरिया का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बढ़ जाता है बीमारी यह, क्योंकि गर्मी के समय में डायरिया का प्रकोप बढ़ता है। तो यह एक जानलेवा भी बीमारी है। यदि सही समय पर डायरिया का इलाज नहीं हुआ और डायरिया विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते शरीर से पानी का लॉस, वाटर इम्बैलेंस हो जाता है और कभी कभी शरीर को पानी नहीं मिलने के चलते क्या होता है कि आदमी की मौत हो जाती है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि डायरिया के विषय में समझेंगे। तो डायरिया और डिसेंट्री दो वर्ड होता है। सबसे पहले हम लोग डिसेंट्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। डिसेंट्री क्या होता है और यह जरूरी किस लिए है। हाँ, अभी होली के समय में लोग बहुत ज़्यादा पुआ मलपुआ क्या क्या खाते हैं, तो लोग कहता है गैस हो गया है, पेट ज़्यादा मात्रा में पैखाना, मतलब कि डायरिया का मतलब हो डिसेंट्री, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो डिसेंट्री और डायरिया एक टर्म है। तो डायरिया का मीन्स होता है कि पासेस लूज स्टूल, मैंने पैखाना पतला होना, ढीला होना, यानी कि आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है माउथ से लेकर एनस तक होता है। तो जब हम खाना खाते हैं माउथ के द्वारा तो उसोफेगस में जाता है स्टोमक में, और कोई ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे या पैरासाइट जो हमारे शरीर में के स्टोमक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाके और वहां पे उत्पात मचाने लगे, वहां पे जाके बीमारी पैदा करने लगे, वहां के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करने लगे, तो वह डायरिया एक कैटेगरी में आता है। तो डायरिया में क्या होता है कि उस मरीज को सबसे पहले होगा कि उसका जो लूज मोशन होगा, मतलब कि उसका स्टूल जो होता है वह पतला होगा और बार बार स्टूल जाएगा वह, मतलब कि कुछ कुछ के अंतराल पे जाएगा। कभी कभी डायरिया जो होता है एकदम पानी का ऐसा होता है, क्योंकि वह जो पानी आता है वह क्या होता है कि पूरे बॉडी से बॉडी फ्लूइड जो हमारे शरीर में प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं वहां से वह सोख सोख के निकाल देता है पानी, तो जिससे डिहाइड्रेशन होने का चांस रह सकता है। तो लूज मोशन के साथ वाटर डिस्चार्ज हो सकता है, लूज मोशन के साथ ब्लड आ सकता है। ब्लड क्यों आ सकता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में यदि वह बैक्टीरिया जाके इन्फ्लाम्ड किया है, इन्फ्लामेशन पैदा किया है, तो इन्फ्लामेशन के चलते वहाँ का जो इंटेस्टाइन का वाल है फिर या स्टोमक का वाल है वहाँ पे इरिटेशन होगा और वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने से वहाँ से ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड में स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है, म्यूकस के साथ खखार ऐसा लेटिन आ सकता है, पोस के ऐसा लेटिन आ सकता है। तो यह सब होगा और पेशेंट को मरोड़ मरोड़ के पेट में दर्द होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे डायरिया हो गया है। अब हम लोग डायरिया जो होता है वह दो तरह का डायरिया कॉमन पाया जाता है हमारे बिहार में या भारत में। जो डायरिया का प्रकोप है वह दो तरह का डायरिया होता है। एक होता है बैसिलरी डायरिया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री, और एक होता है कि अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबा जो होता है पैरासाइट होता है, अमीबा के चलते जो हो सकता है डिसेंट्री हो सकता है। बैसिलाई बैक्टीरिया का प्रकार है, उसके इन्फेक्शन के चलते हमको मतलब कि डिसेंट्री हो सकता है। तो यदि हमको या डायरिया डिसेंट्री फैलता कैसे है, तो डायरिया डिसेंट्री फैलने का मुख्य वही है कि फीकल ओरल रूट, मतलब वही F5 फीड, यानी कि जब हम कंटामिनेटेड मतलब दूषित खाना या पानी का सेवन करेंगे और वह खाना या पानी हमारे शरीर के भीतर जाएगा, तो जाके क्या करेगा, इंटेस्टाइन के वाल को रप्चर करेगा और वहां पे पैथोजेनिसिस जो डेवलप करेगा। और पैथोजन मतलब कि कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस या कोई ऐसा प्रजाति जो हमारे शरीर में जाकर और हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है, उसको पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजेनेसिस पैदा करेगा। तो यह हम कब डायरिया हमारा उस तरह नहीं हो सकता है जब हम दूषित पानी और खाना पिएंगे। सही खाना पानी से नहीं मतलब है। जैसे हम कोई अब रोड पे गए चाट खा रहे हैं, अब वो चाट में क्या है कि कहीं से डायरिया डिसेंट्री का उड़ के आ गया, एटमोस्फियर से भी उड़ के आ सकता है, या फिर वह पानी गया जिस चापाकल के पास लाने, वह चापाकल या पानी में भी पहले से डायरिया डिसेंट्री का प्रवृत्ति है। कंटामिनेटेड मतलब कि खाना या पानी, खाने या पीने का जो चीज दूषित है उसको में उसमें किसी न किसी रूट से जो है वह बैसिलाई जो है बैसिलरी डिसेंट्री या अमीबियासिस का बैक्टीरिया या पैरासाइट आके इन किया हुआ है और वो हमारे पेट में जाएगा और पेट में जाके वह अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा
और लाइफ साइकिल पूरा करने का उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे आपको एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 7 दिन तक, यानी कि वह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करने के 1 से 7 दिन के भीतर हमको बीमार कर सकते हैं। ये नहीं कि हम आज खाएं और खा के गए घर तले मालूम चला कि हमारा डायरेक्ट हो गया। 7 दिन पहले भी खाएंगे तभी उसके चलते भी हो सकता है, 4 दिन पहले भी खाएंगे उसके भी चलते हो सकता है। लोग कितना लोग कहता है कि अरे भाई आज तो खाना हम कुछ ज्यादा नहीं खाए हैं, बस खिचड़ी उचड़ी खाए हैं, थोड़ा 2-3 दिन से हमको पेट में गैस था तो खिचड़ी खा लिए हैं, चाहे हल्के खाना खाए हैं, कुछ मीट मछली अंडा नहीं खाए हैं। कैसे हो गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब पूछिएगा हिस्ट्री जब पूरा लीजिएगा, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, हाँ एक दिन गई रहनी है बीरगंज तो मोमो वोमो खैले रहनी है, एक दिन सेकुआ खैले रहनी है, चाहे 2-3 दिन पहले चाट ओट खैले रहनी है, अंडा पकाए खैले रहनी है। बड़ा मोमो हाउस से बिरयानी में दौड़ने वाला जो लोग है वह समझ ले कि इधर से मोमो बिरयानी डालोगे उधर से डायरेक्ट होगा तुम्हारा। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, समझा ना विजय। तो डायरेक्ट होने से बचाना है तो वह चीज को ध्यान में देना है कि कंटामिनेटेड चीज नहीं खाना है, फ्रेश चीज खाना है, ठीक है ना। फ्रूट्स ज्यादा खाओ, ज्यादा मिनरल्स खाओ, हरा साग सब्जी खाओ। फ्रूट्स को भी खाना है तो फ्रूट्स में भी हो सकता है, ये नहीं कि फ्रूट्स खाने से नहीं होगा। यदि फ्रूट्स में भी कंटामिनेटेड है तो उससे भी हो सकता है, मतलब फ्रूट्स को धो के खाना है, हाँ पानी को उबाल के पीना है। तो यह सब चीज पे ध्यान देकर हम लोग इस पे बचाव कर सकते हैं। तो अब देखिए किसी को डिसेंट्री, एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री हो गया तो क्या क्या सिम्टम हो सकता है। तो उसको क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा कि पहले तो स्टार्ट होगा हल्का हल्का मरोड़ के पेट में दर्द। जैसे पेट में दर्द करेगा उसको लगेगा पेट फूल गया है, वह लेट्रिन में जाएगा, लेट्रिन ढीला होगा, लेट्रिन करके आएगा लगेगा एकदम ठीक हो गया, वाह अब हमको शांति लग गया, कचरवा सब निकल गया। पहले मालूम चलेगा फिर 10-20 मिनट में फिर उसको वैसे ही फील हुआ, फिर जाएगा, फिर लेट्रिन हुआ खुला सा खूब, फिर 10 मिनट उसका पेट दर्द वगैरह सब गायब हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, कहेगा लग रहा है कचरवा जो है कल का खाना जो गैस जो बनाया है। तो यहाँ पे तो सब चीज गैस से होता है, गैस में गैस निकल जाता है, ये तो बार बार हम बोलते हैं। तो बीमारी है दूसरा चीज है, वो गैसे समझ रहा है। जब 4-5 बार जब खूब पानी बॉडी से निकल जाएगा, जब वह झूलने लगेगा, जब चक्कर आने लगेगा, जब मुंह सूखने लगेगा पट पट, जब बेचैनी लगने लगेगा, घबराहट, तब कहेगा अरे बाप रे बाप अब डॉक्टर से दिखा दो। अब दूसरे तरह बुझाता कि अब मुंह सूखता, हलक सूखता, हाँ तो लोग डॉक्टर के पास उसके बाद जाता है। तो सिम्टम में क्या आएगा कि मरोड़ मरोड़ के टिनिस्मस, पेरिस्टाटिक पेन होगा, पेट में मरोड़ मरोड़ के दर्द होगा, मलच मलच के बोलते हैं उसको भोजपुरी में, यानी कि उसको दर्द होगा, कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, फिर लगेगा चुभ रहा है। उसके बाद उसको तुरंत लेट्रिन हो सकता है। वह लेट्रिन क्या हो सकता है, या तो लेट्रिन में खाली पानी आ रहा है, या फिर लेट्रिन में कभी पानी आ रहा है कभी खखार आ रहा है, या फिर लेट्रिन में कभी क्या हो रहा है कि खखार के साथ ब्लड आ रहा है, या फिर लेट्रिन में क्या आ रहा है पॉस आ रहा है। तो यह जब ब्लड वाला तो और सीरियस होता है, ब्लड आएगा तो ब्लड कमी हो सकता है, उसको ज्यादा मेंटेन करना है। तो कोई ना कोई सीरियस इन्फेक्शन हुआ है तभी ये सब हो सकता है। तो उसके बाद उसका जब पेट का सिस्टम खराब रहेगा तो क्या होगा, पेट फूल जाएगा, डिस्टेंशन एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन, उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी आना, यह सब सिम्टम होगा। छाती भारी लगना, तो उसके बाद ज्यादा लूज मोशन, हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन जहां भी आएगा, हम पहले ही दिन में जहां पे इन्फेक्शन हुआ वहां पे फीवर होगा जरूर, चाहे वो इन्फेक्शन किसी चीज का हो, किसी बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, क्योंकि फीवर इज ए नॉट ए डिजीज, बार बार बोलते हैं, इट इज ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। तो जैसे भी कोई बैसिलस का या अमीबियासिस का प्रजाति जो हमारे इंटेस्टाइन वाल को गया, वहाँ पे रप्चर किया, इंटेस्टाइन को इन्फ्लाम्ड किया, तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा कहाँ पे होगा, वहाँ पेन होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, फीवर होगा। तो उस डायरिया के साथ उसको फीवर भी आ जाएगा। तो अब वह पेशेंट को बार बार लेट्रिन होने से क्या होगा, पेशेंट का जो भीतर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, भीतर का जो प्लाज्मा है, भीतर का जो लिक्विड है, जो हमारा शरीर क्या है 70% भाग क्या है बताए थे, 60% वाटर है और 40% सॉलिड है। तो जो हमारा वाटर का है वो लगातार वाटर जो है लूज मोशन से, वोमिटिंग से वाटर का मटेरियल खींच के निकाल रहा है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होगा, हमारे शरीर में झंझनाहट पैदा होगा, गोड़ हाथ में मसल्स क्रैम्प होने लगेगा, सोडियम की कमी से क्या होता है, मसल्स पैर हाथ मुड़ाने लगेगा, बग्घा लगने लगेगा, उसका मुंह सूखेगा, उसका जीभ रहेगा कि कितना, जैसे कैसे पानी उनी नहीं पीते हैं कभी कभी गर्मी के दिन में लगता है कि जीभ ड्राई हो गया है, उसको लगेगा कि पूरा मुंह सूख रहा है। उसका आंख देखोगे तो डिहाइड्रेशन वाला मरीज क्या होगा, संकेन आइस, मतलब कि आंख लगेगा धस गया है क्या, अभी सवेरे ठीक था, क्या लगेगा इतना इतना आंख धस गया। उसका फोर्थ एकदम लास्ट इसमें होता है तो स्किन ऐसे करोगे तो ऐसे ही रह जाएगा, चक्कर आना। तो यह सब उसको सिम्टम आएगा।
पीठ में दर्द होना, और कभी कभी ज़्यादा वाटर निकल जाने के चलते ज़्यादा अनट्रीटेड हो गया, वह यदि नमक चीनी का पानी नहीं पिया, यदि वह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पूरा नहीं किया, तो उस पेशेंट को कोमा हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, बेहोश हो सकता है और आदमी की जान भी जा सकती है। क्योंकि जो ब्लड का सेपरेशन, ब्लड सेल अगर प्लाज्मा पूरा निकल जाएगा तो ब्लड सेल गाढ़ा हो जाएगा, उसको सर्कुलेट करने में दिक्कत होगा, सांस फूलने लगेगा, ट्रेकिकार्डिया डेवलप होगा, हार्ट रेट उसका बढ़ जाएगा, पल्स बीपी फॉल होने लगेगा, बीपी उसका 120/80 होना चाहिए तो बीपी 90, 40, 50 आ जाएगा। फिर एक तो हम एक कहानी सुनाएंगे। यहीं पे नीचे एक पेशेंट आया, हरैया का, रक्सौल में है, तो उसको रात से लूज मोशन हो रहा था, रात से हो रहा था। वो बच्चा आया तो उसको देखे हम कि बीपी उसका 80/70/40 था, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया था। उसे गार्जियन को हम समझाएं तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अनवांटेड भी पानी उनी चढ़ा दिया जाता है या हो जाता है। तो वो बोला कि उसको देखे तो बोले कि देखिए आपको बहुत डिहाइड्रेशन है, इसको जल्दी से सलाइन कराई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोला कि डॉक्टर साहब छोड़ी ना, पानी फानी कुछ ना चढ़ी, कोई तरह मुंह से पी ठीक हो जाए। उसके बाद वह पेशेंट कहा कि हम बाथरूम से आ रहे हैं, बाथरूम गया और बाथरूम से निकला तो वहीं पे गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। और उसके बाद हम लोग दौड़ के आए, जब आवाज हुआ तो देखे पेशेंट को, पेशेंट का पूरा देह ठंडा हो गया था, पेशेंट का पल्स देख रहे हैं बहुत स्लो है, बीपी तो मिल ही नहीं रहा था। फिर दोनों हाथ में उसको फास्ट आरएल सलाइन करना स्टार्ट किए, फॉर इंजेक्शन वगैरह दिए, कार्टिसोन वगैरह हम लोग सब इस्तेमाल किए। तो तुरंत यहाँ पे था अस्पताल में कि तुरंत जब सारा सुविधा उपलब्ध कराया गया तो 20-25 मिनट बाद वो होश में आया। फिर धीरे धीरे उसको पूरा जितना उसके शरीर से पानी निकला था उसको हम लोग इन्फ्यूजन किए और फिर धीरे धीरे पेशेंट स्टेबल हुआ। फिर धीरे धीरे उसका बीपी मेंटेन होते गया, पहले 70 आया, फिर 80 आया, फिर 90 आया, फिर ऐसे करते करते 110 तक आके फिर उसको दूसरे दिन डिस्चार्ज किया गया। तो कभी कभी यह चीज को समझना पड़ेगा, पेशेंट भी नहीं समझ पाता है, कभी कभी अनवांटेड ही कहता है कि हमको ना भाई हमको पानी चाहिए ना, कमजोरी लग रहा है। तो सलाइन के लिए हम सलाइन के चैप्टर में वीडियो में बताए हुए हैं कि सलाइन का जरूरत हमको कब है, कैसे चढ़ाना है, किस कंडीशन में चढ़ाना है। तो जहां जरूरी है वहां चढ़ाना है, जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं चढ़ाना है। तो यह सब उसका सिम्टम हो गया और इस तरह का सिम्टम मिलेगा तो हमको उसमें सलाइन इन्फ्यूजन, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए रिंगर लैक्टेट, पानी के बारे में बताएं, रिंगर लैक्टेट का यूज क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। रिंगर लैक्टेट में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जब हमारा वाटर का लॉस होगा तो हमको वो चढ़ाना है और उस समय हमको यह नहीं देखना है कि कितना लीटर चढ़ाना है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से चढ़ाना है। डीएनएस होता है, डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन चढ़ाना है। उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे अगर बैसिलस इन्फेक्शन है, उसके बाद एंटाइसिड देंगे, सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट करेंगे हम पेशेंट का, अगर एंटीस्पास्मोडिक देंगे अगर पेट में दर्द है। तो इस तरह का हम लोग सब मैनेजमेंट पूरा करेंगे। अब इसमें हम लोग अगर इसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहें तो इसको किस किस के द्वारा पता लगा सकते हैं कि किस तरह का। तो हम लोग स्टूल का कलर, जो अगर हम मानते हैं ब्लड का हम लोग सीबीसी कराएं तो हम देखेंगे कि एक्यूट इन्फेक्शन है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा रहेगा। एक्यूट इन्फेक्शन में क्या बढ़ता है, न्यूट्रोफिल बढ़ता है, तो न्यूट्रोफिल बढ़ा रहेगा या न्यूट्रोफिलिया मिलेगा उस पेशेंट का। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम का चेक कराएंगे। तो सोडियम पोटेशियम का चेक कराएंगे तो हमारा सोडियम कम रहेगा, पोटेशियम भी कम हो सकता है, दोनों कम हो सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। स्टूल में हम लोग चेक करेंगे कि स्टूल में हम पैसे का पता कर लेंगे, तो स्टूल का कलर हम लोग देखेंगे पिंक या रेड कलर का स्टूल मिलेगा हमको। और उसके बाद स्टूल का भी हम लोग पैथोलॉजी जांच करने के लिए भेजेंगे माइक्रोस्कोप पे, उसको पता लगाएंगे यह इकोलाई का है कि साल्मोनेला का है कि डिसेंट्री जो है किस तरह का डिसेंट्री, किस तरह का एमीबिएसिस का है। तो यह सब चीज से हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। तो अब देखिए कि यदि हम कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ, यदि हमने इसका इलाज नहीं किया, एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री का हमने अगर इलाज नहीं किया तो हमारे शरीर में क्या क्या यह बीमारी मैंने डिसेंट्री क्या क्या और बीमारी पैदा कर सकता है। देखिए हर चीज का छाप होता है, यदि हम आज कोई गलती करेंगे तो उसका कल हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही बीमारी होता है, जब शरीर में इंटर करता है ना तो उसका कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन भी छोड़ता है। चाहे वो पॉइजन खाए हैं तो उसके चलते कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, और चाहे कोई दवा खा रहे हैं कोई अगर ज्यादा दिन से तो उसका कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, या फिर हमको लीवर का बीमारी हुआ है तो वो भी कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। जितना बीमारी होता है उसका कॉम्प्लिकेशन भी कुछ ना कुछ होता है।
बिना आगे के धुआं नहीं होता है, और जब धुआं जहां तक जाता है ना, उस धुआं उतना चीज को वह कैप्चर करता है। तो यदि डिसेंट्री होगा तो हम लोग को क्या क्या चीज मिल सकता है, तो हम लोग सीवियर हेमरेज के चलते ब्लड, मैंने मानते हैं कि स्टूल में ब्लड आया तो उस पेशेंट को एनीमिया मिल सकता है आफ्टर रिकवरी। एनीमिया इज द लॉस ऑफ ब्लड। एनीमिया का वीडियो भी हम डाल चुके हैं या डालेंगे, तो एनीमिया के बारे में भी हमने बताया है। और उसके बाद क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है इंटेस्टाइन में, इन्फ्लामेशन के चलते, ज्यादा सूजन के चलते इंटेस्टाइन फट भी सकता है प्रेशर के चलते। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इंटेस्टाइन का जो कवरिंग करता है पेरिटोनियम, तो इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है। और बार बार लेट्रिन करने के चलते रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कि पैखाना का जो रास्ता है वह सड़क के नीचे आकर, देखिए कोई पैखाना करेगा ना तो उसका पैखाना का थैलिया बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग रेक्टम प्रोलैप्स बोलते हैं। एनस प्रोलैप्स होता है, रेक्टम प्रोलैप्स होता है, यूरेथ्रल प्रोलैप्स होता है, ब्लाडर प्रोलैप्स होता है, और वेजाइना सर्विक्स प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स होता है। किसी कोई औरत आती है तो उसका क्या होता है कि यूट्रस हम लोग देखने को मिलता है, यूट्रस प्रोलैप्स। यूट्रस जो होता है डिलीवरी के समय में क्या करता है, बच्चा को खींच के, नर्स सब गांव देहात का नर्स जो सीखा लिखा पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा, बच्चा डिलीवरी हुआ तो खींच खींच के बच्चा को निकालेगा। तो खींच खींच के बच्चा को निकालेगा तो क्या करेगा, बजनिया को उलाट देता है, जिसको बोलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। कभी कभी यूट्रस के, अब देखिए यूट्रस जो है बचदानी जो है, यूट्रस के आगे क्या है, ब्लाडर है, पेशाब का थैली, या पीछे रेक्टम है। तो जब यूट्रस को खींच के निकालेगा तो यूट्रस प्रोलैप्स होगा, तो ब्लाडर भी प्रोलैप्स हो सकता है, सिस्टोसिल भी हो सकता है। तो यह चीज समझना पड़ेगा कि अगर प्रोलैप्स है तो सिस्टोसिल का है, तो यह सब कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। निमोनिया हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस हो सकता है, अगर ज्यादा सोडियम का इम्बैलेंस हुआ है तो सोडियम की पूर्ति नहीं हुई तो किडनी फेल हो सकता है। अब देखो छोटा सा डायरिया क्या क्या किया तुम्हारे शरीर में, क्या क्या कर सकता है। तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है, मेनिंजाइटिस, ब्रेन में भी पहुंच के मेनिंजाइटिस कर सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। तो यह सब बीमारी अगर सही इलाज नहीं मिलेगा तो कर सकता है। तो हम लोग उस पेशेंट को क्या करेंगे, जिस पेशेंट को यह हुआ है उसको शुरू से ही हम लोग वॉच करेंगे, उसको पेशेंट को रेस्ट में डालेंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पूरा करने के लिए आरएल लगाएंगे, डीएनएस लगाएंगे, पानी का बोतल जितना आया है वह देंगे। चाहे अगर पेशेंट को उल्टी नहीं हो रहा है तो हम लोग ओआरएस पिलाएंगे। आजकल WHO के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या किया गया, ओआरएस को पिलाया गया है। ओआरएस मतलब कि उसमें क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, सोडियम बायोकार्बोनेट 2.5 ग्राम, पोटेशियम कार्बोनेट 1.5 ग्राम और ग्लूकोज 20 ग्राम, सुक्रोज 40 ग्राम, यह मिला के बनाते हैं। चाहे अगर कुछ नहीं मिले तो हम लोग नमक चीनी का घोल बना के घर में पी सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और बहुत हम यह मेन जो है कोलैप्स और सीवियर केसेस में बढ़ने से, अगर किसी को डायरिया है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो रात भर उसको इलेक्ट्रोलाइट पिलाते रहो, नमक चीनी का पानी पिलाते रहो, तो वह बचा रहेगा, वह कोमा में नहीं जाएगा, उसको सीवियर नहीं आएगा, अटैक नहीं आएगा, वह किसी तरह का खतरा और परेशानी में नहीं पड़ सकता। यदि पेशेंट को ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है, एनीमिया थी, लूज मोशन में, तो उसको हम लोग एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ सकता है। पेन के लिए एंटी स्पास्मोडिक दे सकते हैं, बीपी लो है तो बीपी बढ़ाने वाला दवा दे सकते हैं, ठीक है ना। वोमिटिंग है तो वोमिटिंग का इंजेक्शन ओंडम दे सकते हैं, पीरिनम दे सकते हैं। तो यह सब चीज करके हम लोग, और एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि बैक्टीरियल एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री है, वह हम लोग एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक हम आगे आपको एक वीडियो में बताएंगे। एंटीबायोटिक में बहुत तरह का एंटीबायोटिक होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पे मार करने वाला हम लोग एंटीबायोटिक देंगे। वैसे डायरिया में मोस्ट कॉमन जो यूजेज हो एंटीबायोटिक है वह है मेटिंडाजोल, ओर्निडाजोल, नॉरफ्लोक्सासिलिन, टिनिडाजोल, ओफ्लोक्सासिन, ओर्निडाजोल, सिफोटैक्सिम। हाँ, यह सब आम जो है इस्तेमाल करने के में काम आता है। अब इसमें हम लोग एक तरह का अमीबिक बैसिलस डिसेंट्री पढ़े। अब हम लोग अमीबिएसिस के बारे में डील करेंगे कि वो भी उसके चलते भी डिसेंट्री होता है। तो अमीबा के चलते जो डिसेंट्री होता है उसमें क्या क्या लक्षण मिलेगा, उसका क्या क्या सिम्टम होगा, उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, उसका क्या क्या इलाज होगा। अमीबा भी क्या करता है कि डिसेंट्री और डायरिया और डिसेंट्री कॉज करता है। अमीबा एक परजीवी है, एक पैरासाइट है जो हमारे शरीर में कंटामिनेटेड फूड और लिक्विड के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। और जितना भी डायरिया डिसेंट्री होता है उसका 70 से 80% कारण होता है अमीबिएसिस। और अमीबिएसिस एक ऐसा मतलब परजीवी है, पैरासाइट है जो इतना इन्फेक्शियस होता है
कि यह किसी भी एज के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और कभी कभी इसका सीवियरिटी तो इतना खराब होता है कि यह पेट को तो इंटेस्टाइन को डैमेज करता ही है, इंटेस्टाइन के साथ साथ यह लंग्स को भी डैमेज कर सकता है, ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, ब्रेन अपसेस कर सकता है, लीवर को अपसेस कर देता है, लीवर अमीबिक लीवर अपसेस होता है, और बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन यह कर सकता है, आगे हम लोग जानेंगे। तो अमीबा जो होता है, इसका परजीवी का जो मुख्य कारण है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी पैदा करने वाला सरगना है, उस सरगना का नाम है एंटमीबा हिस्टेलाटिका। एंटमीबा हिस्टेलाटिका के बारे में हम लोग बहुत 7वां 8वां 10वां के में हम लोग मैट्रिक्स में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ये एक परजीवी है जो किसी भी अमीबा के बारे में कहा गया है कि इसका कोई से जो शेप और साइज नहीं होता है, जैसा फोटो बना लो तो वही अमीबा है, और जितना टुकड़ा काट दोगे फिर वह अपना नया रूप डेवलप कर लेगा। उसको 100 टुकड़ा कर दोगे फिर 100 अमीबा तैयार हो जाएगा। तो समझो कि इसका इन्फेक्शन जो होता है शरीर में कभी कभी जाता नहीं है, बहुत लंबे लंबे दिनों तक रहता है, और जिसको एक बार अमीबियासिस हो गया उसको बहुत ज्यादा दिन तक प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम लोग सबसे पहले एक चीज हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, डिसेंट्री और डायरिया। डिसेंट्री मतलब क्या होता है, डायरिया दोनों ही लूज मोशन ही है, लेकिन डिसेंट्री मोर सीवियर है डायरिया से। डायरिया में क्या हो कि वाटर का कम लॉस होता है, स्टूल होता है, वाटर डिस्चार्ज होता है, इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसको 4 बार 5 बार 6 बार होगा और बहुत लंबे दिनों तक होगा, चाहे लंबे अंतराल तक होगा। लेकिन डिसेंट्री में क्या होगा कि एक ही बार स्टूल होगा तो आधा लीटर 1 लीटर वाटर डिस्चार्ज होगा, तो 4-5 बार में ही झाड़ देता है शरीर को। तो डायरिया डिसेंट्री में यह समझना होगा। तो अब टाइप्स ऑफ अमीबा जो होता है, हम लोग बता दिए कि यह कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो जब भी हम कोई दूषित पदार्थ खाना या लिक्विड के द्वारा हम मुंह में से खाते हैं, चाहे वह खाना हो या फिर फूड में वेजिटेबल हो, अगर कोई हम लोग सब्जी खा रहे हैं उसको अच्छा से धो पका के नहीं खा रहे हैं, कच्चा सब्जी खा ले रहे हैं, कच्चा फ्रूट्स खा ले रहे हैं, अगर उसमें अमीबा है। सब्जी कहाँ से आता है, सब्जी कहाँ से आता है, तो खेत से आता है, और खेत में अमीबा कैसे आ गया। अब हमारे पेट में अमीबा है तो हम गए, कोई पहले ही सब होता था खुला में जो शौच किया तो शौच सूख गया, तो शौच फिर उड़ के गया सब्जी में पड़ा, फिर वही सब्जी को लेके आए और वह सब्जी को धोए नहीं, वैसे ही खा लिए, तो उसके चलते इन्फेक्शन हो सकता है। तो यह सब चीज समझने का चीज है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ अमीबियासिस का टाइप जो होता है, एक्यूट डिसेंट्री, एक्यूट डायरिया, क्रोनिक डिसेंट्री, हाँ, अमीबिक टाइफलाइटिस, अमीबिक फॉर्मेशंस, इंटेस्टाइनल कैरियर, ये सब के बारे में हम लोग, जो इंटेस्टाइन में जो अमीबियासिस कॉज करता है वह इंटेस्टाइनल है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या होता है, हेपेटिक अमीबियासिस करता है, लंग्स में भी अमीबियासिस करता है, पल्मोनरी अमीबियासिस करता है, ब्रेन में अमीबियासिस करेगा उसको सेरेब्रल अमीबियासिस बोलेंगे, स्किन में अमीबियासिस करेगा उसको क्यूटेनियस अमीबियासिस बोलते हैं। यानी कि हम लोग यह समझे कि इतना एक क्षुद्र प्रजाति है कि जो हमारे ही शरीर में रहेगा, हमारा ही खाएगा, क्योंकि यह पैरासाइट है, हमारे ही शरीर का खाना वाना खा के बढ़ेगा, पलेगा, पोसाएगा, और हम ही को क्या बीमारी पैदा किया, तो अतड़ी में भी बीमारी पैदा किया, और अतड़ी से उत्पात मचा के अगर इसको तबाही करने से फुर्सत नहीं मिला तो ये कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया तो पल्मोनरी को डिस्टर्ब किया, ब्रेन में चला गया तो ब्रेन को डिस्टर्ब किया, स्किन में भी जा सकता है। तो इतना एक खतरनाक चीज होता है। अब हम एक जो मोस्ट कॉमन 2 चीज हम लोग जानेंगे, एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री और क्रोनिक अमीबिक डिसेंट्री के बारे में। तो एक्यूट अमीबिक डिसेंट्री जो होता है, इसमें क्या होता है कि पैखाना जो होता है ना, लूज मोशन होता है और बार बार होता है। पेशेंट आएगा, फ्रीक्वेंट उसको पासेस स्टूल, लूज स्टूल होगा, पेशेंट आएगा, थोड़ा देर पेट में मरोड़ के दर्द होगा, फिर बैठेगा, फिर थोड़ा सुस्ताएगा, हाँ, चले, फिर मालूम चला कि फिर बिग आ गया, फिर दौड़ के जाएगा लेटिन में, और उसके लेटिन में स्टूल में ब्लड आ सकता है, म्यूकस आ सकता है, पस आ सकता है, और वह उसका गिनती नहीं है 24 घंटा में 5 बार गया कि 10 बार गया, 5 से 10 बार वह जा सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होगा। बुखार उसको हल्का रह सकता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस या फिर इन्फेक्शन के चलते। सबसे मेन चीज क्या है कि पेट के लोअर एब्डोमेन में इसको मरोड़ मरोड़ के लगेगा कि कहा गया पेशेंट की लागत है कि ढोनिया तक पकड़ ले, कुछ छोड़ते नहीं कि यहाँ पूछा तो पकड़ ले बटे। अम्लाइकस के पास मरोड़ मरोड़ के दर्द होगा, और भूख तो लगेगा ही नहीं, पेट लगेगा, चला थोड़ा सा भी खा पिएगा नहीं लगेगा, पेट टाना हुआ फूला हुआ है, खाने के लिए कहोगे नहीं खाएंगे, नहीं मन है, अच्छा नहीं लग रहा है खाना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब यह सब चीज उसको एक्यूट में मिलेगा, और एक्यूट में मतलब कि सवेरे तक ठीक था, एकाएक हो गया। एक क्रोनिक के बैसिलरी डिसेंट्री, क्रोनिक अमीबियासिस होता है। क्रोनिक अमीबियासिस में क्या है, किसी को सुनते हैं
कोई कहेगा अरे भाई, मरीज कहेगा 10-20 दिन, महीना दिन से 1.5 महीना से हमारा पेटवा खुटखुटाता, झड़ जाता, दिन में रोज 4-5 बार झड़ जाता, ठूसेंगे झड़ेगा सुतेंगे, पेटवा झड़ जाता, खुटखुटाता टे, हाँ पेटवा डायरेक्ट हो जाता टे। 1-1.5 महीना से क्या है कि हमारा पेट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, बार बार कहीं कहीं किसी का चूरन खाएगा, किसी का दवाई खाएगा, किसी का पत्ता खाएगा, 50 को नेम डोम करेगा, कोनो कहेगा गोड़ ऊपर करो मोड़ी नीचे करो पेट ठीक हो जाए, 1-1.5 महीना 2 महीना से पेट से परेशान है, तो वह क्रोनिक अमीबियासिस हो सकता है। उसमें क्या हो जाए कि कॉन्स्टिपेशन एंड अल्टरनेटिव डिसेंट्री, मतलब क्या होगा कि कभी उसका लेट्रिन सूख जाएगा, कभी दिन में 2 बार लेट्रिन हो जाएगा, कभी दिन में 4 बार लेट्रिन हो जाएगा, कभी जब जैसे खाना खाएगा तैसे लग गया, खाना खा के अभी पेट में आया नहीं कि पहले उसका प्रेशर बना नहीं, इधर घर, इधर रसोई घर, उधर बाथरूम घर, दोनों में आना जाना उसको, हाँ दोनों साथी हो जाएगा कि भाई किसको किसको हम खुश करें, बाथरूम वाला को खुश करें कि रसोई वाला को खुश करें, तो दोनों में आना जाना लगा रहेगा। और उसके पेट में पेट फूल जाएगा, एसिडिटी रहेगा, यहाँ पे लगेगा कि हार्ट के पास की जलन हो रहा है, हार्ट बर्न होगा, और उसका लगेगा कि पेट में अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर वगैरह होता है ना, उस तरह का सिम्टम उसके पास मौजूद होगा। और इसका भी अंतरिम में लगेगा कि अम्बलाइकस के पास, ढोने के पास लगेगा पकड़ा हुआ है, और हमेशा लगेगा सुस्त है, थोड़ा सा लगेगा उसको भीतर से बुखारने का, देखिए ना पेटो ठीक नहीं किया, भीतर से बुखार लगता, देह पूरा टूट रहा है, देह में बुत्ता नहीं पड़ रहा है, चेहरा पे अच्छा शाइनिंग नहीं है, तो यह सब चीज मिलेगा। तो ऐसा चीज को हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पता लगाने के लिए क्या करेंगे, उस मरीज को हम लोग स्टूल का एग्जामिनेशन कराएंगे, और माइक्रोस्कोप पे जब स्टूल पर हम लोग इसका जांच कराएंगे तो हम लोग पाएंगे कि स्टूल में क्या है कि अमीबा का जो प्रजाति का, जो अमीबा का पैरासाइट हमको मिलेगा। तो जब हमको स्टूल का रूटीन में, जब रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन में जो हमको आएगा कि हाँ भाई अमीबियासिस है, तो हम लोग उसके द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं, उसका जो दवा है उसको दे सकते हैं। अब यह भी अमीबा भी शरीर में गया तो यह शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, इसको समझेंगे। अमीबा क्या करता है, हेपेटिक अमीबियासिस करता है, हेपेटिक अब्सेस, माने लीवर में ज़्यादा दिन तक अतड़ी में, इंटेस्टाइन में रहते रहते क्या होता है, इंटेस्टाइन के द्वारा बाइल जहाँ से आता है तो बाइल जूस के साथ रास्ता से इंटर कर जाता है लीवर में, और लीवर में भी जाके बीमारी पैदा कर जाए, ब्लड स्ट्रीम से लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाके वहाँ क्या करेगा, लीवर अब्सेस करेगा, वहाँ पे छेद कर देता है, घाव बना देता है, हेमरेज कर सकता है, परफोरेशन कर सकता है, पेरिटोनाइटिस कर सकता है, ब्रेन में अब्सेस कर सकता है, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में छेद कर सकता है, लॉन्ग में जाएगा तो लॉन्गों में छेद कर सकता है, लॉन्ग अब्सेस कर दिया, हाँ स्प्लीन में अब्सेस कर सकता है, किडनीयस अमीबियासिस हो सकता है। तो यह सब सिम्टम उसको आएगा। तो इसमें हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे कि पेशेंट को कहेंगे आराम कीजिए, और जो है खाना पीना का तरीका बदलिए, हल्का सुपाच्य भोजन खाना है। तो उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, अमीबियासिस का जो DOC ड्रग ऑफ चॉइस है मेटिंडाजोल टैबलेट, उसको हम लोग 3 बार 10 दिन 15 दिन तक खिलाएंगे, और प्रोबायोटिक खिला सकते हैं। डाइट में मेन कंट्रोल करना है, यदि वोमिटिंग है, डायरिया है तो उसका दवाई, BP फाल है तो BP का मेंटेनेंस करना है, इन्फ्यूजन कराना है, सलाइन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को नहीं होने देना है। तो वहीं एंटी पैरासाइटिक थेरेपी जो होता है, एंटी बैक्टीरियल जो होता है, मेटिंडाजोल, टिनिडाजोल, हाँ नरफ्लोक्सासिलिन, और मिक्स इन्फेक्शन में फ्लोक्सासिनोडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सिन, टिनिडाजोल, यहीं से हम लोग पेशेंट को देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। पेट में दर्द है तो एंटीस्पास्मोडिक टैबलेट देंगे। तो इस तरह करके हम लोग, अब इसका मेन बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है कि हम लोग बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दूषित खाना पीना का सेवन नहीं करेंगे, उबला हुआ पानी पिएंगे, बाहर के खाना को नहीं खाएंगे, बाहर के पानी को नहीं पिएंगे, हाँ शुद्ध और स्वच्छ खाना खाएंगे। तो इस तरह हम लोग डायरिया पे कंट्रोल कर सकते हैं और बीमार होने से बच सकते हैं। घर की सफाई रखेंगे, बाथरूम की सफाई रखेंगे, फल सब्जी को उबाल कर धोकर खाएंगे। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए।